बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आईक्यूब एजुकेशन ग्रुप पे। और हम लोग अभी बात करने वाले केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अम्ल के बारे में बात हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल के प्रकार होते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? जो पेड़ पौधे एवं जीवित उत्पादों से प्राप्त हो, जो जीवित पदार्थों से प्राप्त हो, उसे कहते हैं कार्बनिक अम्ल। और उस जैसे कुछ पदार्थ हैं, उस पदार्थ के जो स्रोत, उस पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल कौन कौन से, उस पर हम बात करेंगे। और यहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल बनते ही बनते हैं, तो हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। आपके सामने खूबसूरत सा चित्र प्रस्तुत है। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विनेगर से। देखिए बहुत आराम से देखने का प्रयास करते हैं विनेगर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जनरली हम पिछले क्लास में बात किए हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो स्वाद में खट्टा नहीं होता है, हम उस पर बात अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। और सस्पेंस है आपके लिए। चलिए देख लीजिए, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। हम लोग अगले क्लास में बहुत आराम से बहुत डिटेल में बात करेंगे। ऐसे दो एसिड है जो स्वाद में खट्टा नहीं होते हैं, फिर उन्हें एसिड कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं विनेगर। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि विनेगर की बात करें, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना जनरली हम बात करें तो एक बहुत ही प्रमुख अम्ल है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है उसका? फिर से मेरे साथ बोलिए। और जब तक मेरे साथ आप नहीं बोलेगा, जब तक एनर्जी मैच नहीं होगा, तब तक ना बातें समझ में आएगा और ना आपको मतलब मजा आएगा पढ़ने में, और ना चीजें याद होगी। इसलिए आप एनर्जी मैच करा के बहुत आराम आराम से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए थोड़ा जोर से, हाउ इज द जोश, हाई सर, ऐसे। और बताइए मुझे सबसे पहले कि विनेगर, विनेगर को हिंदी में कहते हैं सिरका। क्या कहते हैं इसे? सिरका। तो बहुत आराम से देख लेते हैं। ऐसे विनेगर को कहा जाता है सिरका, सिरका। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वही अम्ल आपको बता दूं कि अचार में पाया जाता है। वही अम्ल कहाँ पाया जाता है? अचार में पाया जाता है, वही सिरका में पाया जाता है। और आपको बता दूं, आप समझने वाली बात है कि देखिए याद रखना, अगर आपसे पूछे कि अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और इसके अलावा और है जिसका नाम है, याद रखना है, खोया, जिसको खोआ कहते हैं। खोआ, खोआ, ठीक है, आप जानते हैं। फिर से बताइए, खोआ खाएं? खोआ। तो खोआ एक होता है सोया पनीर, एक होता है खोया पनीर। खोया पनीर उसे कहते हैं जिसमें पनीर हो ही ना, ठीक है। अब समझिए इस बात को। खोआ, खोया लिखा हुआ है, खोआ पढ़िए। खोआ, आचार, सिरका, सभी में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। मुझे बताइए क्या पाया जाता है इसमें? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। मैं ऐसे लिखता हूं। और इसमें एक तकनीकी बात है जो आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगा इसे। इसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो आपको सूत्र याद कर रखना चाहिए, CH3COOH, याद रखना है, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। और पहले क्या है? कार्बन। कार्बन कितने? एक। और कार्बन इधर कितने हैं? दो। कार्बन दो है। दो कार्बन जहां मौजूद हो उसका नाम हो जाता है, याद रखना चीज अगर समझने की कोशिश करें तो इसका नाम हो जाएगा, कार्बन दो को कहते हैं इथ, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। चलिए हम लोग चार बातें पढ़ चुके हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए एग्जाम में कि इथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3OH। इथेनोइक अम्ल को कॉमन नाम जनरली होता है ना गांव में, जैसे गांव में कोई लंगड़ा के चले तो लंगड़ा नाम रख देते हैं, गांव में थोड़ा सा काला है तो कलुआ नाम रख देते हैं, जैसा नाम रख देते हैं, याद रखना। उसी प्रकार से उसका सर्टिफिकेट में नाम होता है रमेश कुमार, प्रवेश कुमार, सुधेश कुमार, लेकिन नाम कुछ और रख देते हैं गाँव में, नहीं। उसी प्रकार से याद, छोटा तो ठीक नाम रख देते हैं। उसी प्रकार से इथेनोइक अम्ल, कार्बन दो है इसलिए इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का कॉमन नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? अचार में। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? खोआ में। अब याद रखना है कि जितना अचार में एसिटिक अम्ल होगा उतना ही खोआ में होगा, उतना ही सिरका में होगा तो नहीं। आपको बता दूं कि अचार में एसिटिक अम्ल और खोआ में एसिटिक अम्ल कम होता है, लेकिन याद रखना है कम होता है। और आपको बता दूं कि सिरका में एसिटिक अम्ल जब भी होगा, सिरका किसे कहते हैं? तो एसिटिक अम्ल कितना लेना है? एसिटिक अम्ल ले लेना है 5% से 10% के बीच में। एसिटिक अम्ल कितना लेना है? 5 से 10% एसिटिक अम्ल ले लीजिए। और इसमें आप मिला दीजिए 5 से 10% क्या होना चाहिए? एसिटिक अम्ल होना चाहिए 5 से 10%। और इसमें याद रखना है कि 90 से 95% क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। फिर से समझिए,
मतलब एक आपको लेना है बॉटल, उस बॉटल में आप 90 से 95% पानी रख दीजिए, मतलब 90 या 95 ग्राम पानी रख दीजिए, 90 या 95 ml पानी रख दीजिए और 5 ml एसिटिक अम्ल डाल दीजिए। तो पानी और एसिटिक अम्ल के मिश्रण को सिरका कहा जाता है। इस बात को याद रखना है। सिरका आप जनरली जब चाउमीन वगैरह खाते होंगे तो सिरका देता होगा। सिरका किसे कहते हैं? तो सिरका याद रखना है, सिरका का मतलब एसिटिक अम्ल होता ही नहीं है। कई लोगों को लगता है अच्छा सिरका एसिटिक अम्ल को सिरका कहते नहीं, गलत। 5% से 10%, और कई बार एग्जाम में जो ऑप्शन आपको मिलेगा तो लिखा होगा 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। 6 से 8% का क्या मतलब है? 6 से 8% का मतलब हुआ कि इसमें बाकी अवयव पानी होगा। समझ पा रहे हैं? तो याद रखना है लगभग आपको 5 से 10% याद रखना होगा, ठीक होगा। कई बार ऑप्शन एग्जाम में आता है तो 6 से 8% हो जाता है, तो आपको दोनों याद रख लेना चाहिए, 5 से 10% या, और देखिए 6 से 8 तो इसी के बीच में आया, 6 से 8%। तो जब आप जाते हैं चाउमीन खाने, जब आता है मतलब बर्गर बर्गर मतलब जो भी है अधकच्चे और पक्के जो कुछ भी खाते हैं आप, तो खाते हैं तब क्या देखते हैं कि आपको सिरका देता है। सिरका मतलब एसिटिक अम्ल, गलत, लोग गलत कहते हैं। ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता है। आपको याद रखना है सिरका मतलब एसिटिक अम्ल, एकदम गलत है। सिरका मतलब एसिटिक अम्ल नहीं, एसिटिक अम्ल 5 से 10% और इसमें 90 से 95% पानी हो तो उसे हम सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल अचार में भी हो सकता है, खोआ में भी हो सकता है और सिरका में भी हो सकता है। चलिए, हो सकता है क्या, होता ही है। इतना बात हमारा कंप्लीट है। अब हम एक बात इसी में समझने का प्रयास करते हैं कि अचार, खोआ, सिरका अगर मुझे रखना पड़े तो कहाँ हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप ये पाएंगे जनरली, आप कभी भी जब विनेगर देखिएगा, सिरका देखिएगा, तो सिरका जो दुकानदार आपको सिरका देगा वो हमेशा देखिएगा कभी भी लोहा के बोतल, मतलब लोहे के डिब्बे, टीन के डिब्बे या किसी प्रकार के धातु के डिब्बे से निकाल के नहीं देगा। जब भी देगा आपको तो शीशे के डिब्बे से निकाल के देगा। क्यों? क्योंकि याद रखना है, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया नहीं। याद रखना है जो शीशा है, शीशा क्या है? तो शीशा याद रखना है कि धातु है, शीशा धातु है, लेकिन इसमें अधातु के गुण मतलब पाए जाते हैं जनरली। और आपको बता दूं कि जो आप एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल शीशा से अभिक्रिया नहीं करती है। फिर से आपको बता दूं, जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल किससे शीशा से अभिक्रिया नहीं करती है, कांच से अभिक्रिया नहीं करती है। आपको बाद में बताऊंगा शीशा और कांच में फर्क होता है, यहाँ बस आपको याद रखना है एक ही जैसा। तो एसिटिक अम्ल कांच से अभिक्रिया, देखिए कांच प्लस एसिटिक अम्ल बराबर नो रिएक्शन। जब रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होगा तो एसिटिक अम्ल क्या होगा? सुरक्षित होगा। इसीलिए याद रखना कि एसिटिक अम्ल, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिरका को, अचार को या फिर खोया को कहाँ रखना चाहिए, तो रखना कहाँ चाहिए? कांच के बोतल में। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि कांच के बोतल से एसिटिक अम्ल अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए क्या होता है? सुरक्षित रहता है, प्रिवेंट रहता है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ से जितने सवाल आएंगे आप सवाल बना सकते हैं बहुत आराम से, मस्ती में, मजाक में। चलिए, तो इतना हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, इसको आप आराम से देख लीजिए। अब इसको हम कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचेंगे यहाँ नाक के यहाँ, नाक से डसवाएंगे आपको। चलिए देखिए, तो इतना कंप्लीट है, फिर से होगा देख लेते हैं। सिरका, अचार, खोया में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? मेरे साथ बोलिए। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH, CH3COOH। वीडियो को रोक के 21 बार बोलिए, 21 बार में आदत बदल जाती है, तो जाहिर सी बात है याद भी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH, ठीक है। इसे एथेनोइक एसिड भी कहते हैं क्योंकि कार्बन 2 है, कार्बन 2 तो इथ, इसलिए इसे एथेनोइक एसिड कहते हैं। इसे कांच की बोतल में रखा जाता है क्योंकि कांच से विक्रिया नहीं करती, इसलिए सुरक्षित रहता है। अचार के अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अचार को हमेशा कांच की बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि अचार में पाया जाने वाला एसिटिक अम्ल कांच से विक्रिया नहीं करती, इसलिए अचार सुरक्षित रहता है। इतना बात हमारा कंप्लीट है। 90 से सिरका का मतलब होता है 90 से 95% पानी और उसमें 5 से 10% एसिटिक अम्ल, इसे सिरका कहते हैं। अब सवाल पूछे कि सिरका का यूज और कहाँ कहाँ है? तो देखिए, अगर खोया आपको याद रहेगा तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि सिरका का यूज 2 जगह और हो सकता है। एक तो आपको याद रहना चाहिए, देखिए ट्रिक, खोया को अगर यहाँ लाए तो यहाँ से निकल जाएगा सिरका के बारे में कुछ बातें। और देखिए, खास याद रखिएगा खाद्य सामग्री, जैसे मान लीजिए अगर आपको कहा जाए, याद रखना इस बात को, जैसे खाद्य सामग्री जनरली है तो कुछ खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ बनाने में जैसे देखिए ना अचार हो गया या फिर खाद्य पदार्थ वगैरह में आप सिरका डाल सकते हैं। सिरका मतलब टेस्टी लगता है तो खाद्य सामग्री को और बढ़िया बना देगा। अच्छा, ए से क्या है? तो ए से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपको बता दूं, सिरका का प्रयोग ए से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एसीटोन आप जानते हैं? कितने लोग एसीटोन जानते हैं? नहीं जानते हैं? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं आप जान लीजिए। ए से होता है एसीटोन। ए से क्या हो जाएगा? एसीटोन। एसीटोन बनाने में, और एसीटोन क्या होता है और इसको समझने का प्रयास करें। याद रखना है कि आपको जनरली जो हमारा क्लास मिलता है एक पैकेज है पूरा, कहते हैं ना कॉम्बो पैक। आप बस एक बार देख के जो टॉपिक आपको जनरली मिलेगा पूरा फुल होता है, इससे बाहर कुछ नहीं।
अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक बात और याद रखना है, यहाँ आपको मिलता है चौका नहीं तो छक्का, सिलेक्शन पक्का, इस बात को याद रखना है। चलिए तो देख लीजिए एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? तो एसीटोन आप जनरली आप जानते होंगे, जो ब्यूटी पार्लर आप जाते हैं और जो भी कॉस्मेटिक मटेरियल आप नाखून में क्या यूज करते हैं? अलता, या नाखून जब रंगते हैं उसे काम में अलता कहते हैं। तो जब नाखून आप रंगते हैं, तो नाखून जब रंग लेते हैं, अब पुराने जमाने में जब शादी होता है तो जो दूल्हा होता था उसका पूरा हाथ पर सब रंग देते हैं आराम से। जब रंग देते हैं, जब सुबह उठता है तो देखता है ओ माय गॉड, ठीक है, अब रंग दिए, अब इसे क्या करना है? इसे साफ करना है। साफ करने के लिए हम लोग क्या करते थे बचपन में? जनरली कभी 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 होता है ना मजाक मस्ती में, जब रंग देता है तो हम लोग क्या करते थे? एक लेते थे ब्लेड, ब्लेड समझते हैं आप? पत्ती, ठीक है, और पत्ती, और क्या करते थे उससे? ऐसे ऐसे करके छुरा लेते थे। लेकिन याद रखने को, उससे क्या होता है? नाखून आपका कमजोर होता है। नाखून आप जितना छीलते हैं, नाखून आपका कमजोर होता है, माइंड आपका कमजोर होता है। और यहाँ भी याद रखना है, कई प्रकार के रसायन, तो उस रसायन की मात्रा कमने से आपका इफेक्ट माइंड पे पड़ता है। आप जानते हो कि रामदेव बाबा कहते हैं करने से होता है, और आप जितना नाखून से रगड़ते हैं आपकी आंख की रोशनी बढ़ती है और बाल ग्रो करता है। ये सच बात है। और याद रखना 21 जून को योग दिवस मनाते हैं जनरली, तो उस मतलब उसमें उस दिन, चलिए उस बात हम बाद में करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जनरली जो नाखून है, नाखून अगर आप छील देते हैं, नाखून जैसे कई लोग का आदत होता है नाखून लेके, मतलब पत्ती लेके, ब्लेड लेके, और ऐसे ऐसे रगड़ के पूरे ऐसे पतला कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि चमकीला बना रहा है। याद रखना नाखून तो आपका चमकीला हो रहा है, जीवन उतना ही एकदम डीप हो रहा है, जीवन उतना ही अंधेरा हो रहा है। बाल कमेगा आपका, आंख की रोशनी जाएगी, दिमाग कमजोर होगा। इसलिए मार्केट में लाया गया नया कंपाउंड जिसका नाम है एसीटोन। एसीटोन अगर आप चाहते हैं कि नाखून आपका साफ रहे, तो एसीटोन का प्रयोग कर सकते हैं। एसीटोन का प्रयोग शुरू में किया गया, लेकिन आने वाला समय में पता चला कि जो आप एसीटोन का प्रयोग करते हैं, या फिर नाखून रंगा हुआ है, अगर उस नाखून को साफ करना, जैसे आपको नाखून में दिखाता हूं, नाखून आपके सामने, हाँ जी ये देखिए रंग बिरंगा नाखून है आपके सामने। ये जो नाखून है इतना डीप रंग है इस पे, ठीक है। नाखून पता नहीं आप कैसा आज प्रचलन है, नाखून ऐसा सा भर जाता है, जैसे समझिए इसे अगर बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो किसी प्रकार कोई हथियार की आवश्यकता नहीं है। हल्का से यहाँ गला लगाए, हल्का सा, बात खत्म। समझिए, हमको लगता है यमराज के पास भी नाखून इससे छोटा हो गया, राक्षस के पास भी इससे छोटा छोटा नाखून होता होगा। हम लोग कहते हैं कि देखिए मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, लेकिन याद कीजिए आदिमानव जो काल था, पाषाण काल, पाषाण काल में याद रखना आदमी क्या रखते थे? हाँ, मतलब पाषाण काल में लोग नाखून नहीं काटते थे। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं आधुनिक काल की तरफ, नहीं, लोग फिर से उसी काल की तरफ जा रहे हैं। देखिए कपड़ा छोटा होता जा रहा है। जो आदिमानव काल था जनरली पाषाण काल, उसमें कपड़े नहीं थे लोग के पास, कपड़ा छोटा होता जा रहा है। और ये देख लीजिए नाखून बड़ा होते जा रहा है। हम लोग आदिमानव की तरफ बढ़ रहे हैं, आदिमानवता की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो रंग बिरंगा नाखून है, इसका रंग हटाना है। रंग हटाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। लड़की लोग होंगे उनको पता होगा, बात है बहुत डीप से, मुझे लगता है मुझे जितना पता है इससे ज्यादा आपको पता होगा कि एसीटोन कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो एसीटोन मार्केट में आ रहे हैं, शुरू में जो एसीटोन आते थे वो काफी खतरनाक होते थे, आपका नाखून कमजोर होता था, जितने इफेक्ट माइंड पे आ सकते उतना होता था। लेकिन अभी जो एसीटोन आ रहे हैं वो एसीटोन, याद रखना ये एसीटोन खतरनाक बिल्कुल नहीं, आप यूज मन भर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बात समझ पा रहे हैं। एग्जाम में सवाल आता है कि नाखून के रंग हटाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? एसीटोन का। एसीटोन क्या एक प्रकार का कीटोन ग्रुप है, और कीटोन ग्रुप को ऐसे दिखाते हैं C++O से। इस बात को याद रखना है। तो चलिए ये हमारा पूरा मामला हो गया। अब हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि आप इतना बात को समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग इसे हटा के, और अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे यहाँ, इसको हटाओ, इस पोर्शन को, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? बाबा जी का ठुल्लू। चलिए तो हम इसे हटाते हैं, और अब हम लोग देखते हैं यहाँ स्नेक। अगर बात करें कि स्नेक के पास, स्नेक जब डंसती है या डंसता है, ठीक है, नागिन होगी तो डंसेगी, नाग होगा तो डंसेगा, ये है। यहाँ देख लीजिए एक चींटी है, रेड एंट, और एक क्या है, इसको कहते हैं नेटल, नेटल का पौधा। इसे गांव में कहते हैं बिछुआ पत्ता, बिछुआ पत्ता। देखिए ये क्या है, आप बिच्छू भी ले लीजिए यहाँ, आप यहाँ वेस्प ले लीजिए, मतलब मधुमक्खी ले सकते हैं। मधुमक्खी मैं लिख देता हूँ, तो है नहीं है मधुमक्खी। और एक पेड़ और आप सोच लीजिए, पेड़ को मैं ग्रीन से बना देता हूं, एक पेड़ और यहाँ सोच लीजिए जिसे कहते हैं डॉक का पौधा, डॉक, डॉक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? डॉक है। मधुमक्खी समझ जाए, मधुमक्खी मुझे बनाने नहीं आता, समझ जाइए। चींटी है, नेटल का पौधा है, नेटल, ठीक है। ये सांप है, आप समझ चुके हैं, सांप तो आप देख ही पा रहे हैं, सांप है, मधुमक्खी है, चींटी है, डॉक है। और आपको बता दूं एक और, बिरनी समझते हैं? बिरनी जिसे ततैया कहते हैं, बिरनी। तो आप समझिए यहाँ एक येलो कलर में, समझिए इस बात को। ये क्या है? ततैया।
अब मैं आप बता दूं आपको, आराम से आप फोटो देखिए, आपको याद हो जाएगा कौन कौन पास में है। तो आपको बता दो कौन है यहाँ, सांप, मैं तो बीन बजाऊंगा, ठीक है। ये क्या है, सांप। ये क्या है, मधुमक्खी, मधुमक्खी समझ जाइए। ये क्या है, ततैया। ये क्या है, नेटल। ये क्या है, डॉक, डॉक का एक पौधा होता है। अच्छा, गांव में इसे ओल के नाम से जानते हैं, ओल, ओल, जो गांव के होंगे वो जानते होंगे, ओल जानते होंगे, ओल की चटनी बनती है। ये क्या है, चींटी। यहाँ जितने आपको दिख रहा है सभी के सभी में एक ही एसिड पाया जाता है। मैं ऐसे ऐसे करके रेड कलर से बाउंड्री कर देता हूँ। देखिए डॉक, आपको बताऊंगा एक बात और बता दूं, डॉक, डॉक को हटा दीजिए, डॉक को हटा दीजिए। देख लीजिए, नेटल, सांप, मधुमक्खी, बिच्छू, चींटी। अगर आपसे पूछे, देखिए फिर से देखिए, यहाँ क्या हटाना है, क्या हटाना है, डॉक हटाना है, डॉक, डॉक को अलग करना है। मैं आपको बता दूं, ततैया को भी एक बार शामिल कर लीजिए, एक बार हटा दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, ततैया को भी एक बार शामिल करिए, हटा दीजिए। बहुत आराम से समझते हैं, चलिए अब रिलैक्स हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं। बहुत आराम से देखिए मेरे साथ, मैं जो बोलता हूँ, नेटल, नेटल का पौधा, फिर देख लीजिए ततैया, मधुमक्खी, सांप, चींटी, बिच्छू। फिर से एक बार, नेटल, ततैया, मधुमक्खी, सांप, चींटी, बिच्छू। जितने हैं ये सारे, जितने आपको दिख रहा है, इसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। क्यों, पहली बार खोज का हुआ, याद रखना कि अफ्रीका में जब वैज्ञानिक खोज करने गए, तो अफ्रीका में वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए गए, तो कुछ लाल रंग की चींटी थी, यही चींटी, वो गिफ्ट दे दी वैज्ञानिक के बॉडी में। गिफ्ट देने का मतलब काट लिया। काटने के बाद याद रखना कि मतलब वैज्ञानिक को पूरा दर्द, पीड़ा होने लगा। पीड़ा होने लगा तो समझ नहीं पाया कि ऐसा दर्द क्यों हो रहा है। तो जब उसको जांच किए तो पता चला कि इस जो चींटी है, चींटी के डंक में एक विशेष प्रकार का केमिकल पाया जाता है, जिसे कहते हैं, जो विशेष प्रकार का केमिकल, उसका पीएच वैल्यू कम था, 7 से कम था, उसे उन्होंने एसिड कहा। क्योंकि एसिड सबसे पहले कहाँ देखा गया था, चींटी में। चींटी को याद रखना, अफ्रीका में फॉर्मिका कहते हैं। तो फॉर्मिका कहने के कारण इसका नाम, उस एसिड का नाम रखा गया फॉर्मिका एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम रख दिया गया, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का अगर आप सूत्र देखते हैं तो फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH। अब मुझे आप देख के बताइए, इसमें कार्बन कितने, कार्बन एक है। कार्बन जब एक हो तो उसे कहा जाता है मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक एसिड। ये क्या हो गया, मिथेनोइक अम्ल। अगर आपसे सवाल पूछे कि मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपको बता दूं, सांप में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है, नेटल के डंक में पाया जाता है। नेटल के डंक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चींटी में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है, बिच्छू में पाया जाता है। ततैया में आपको याद रखना है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इतना बात समझ पाए। अब ये जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड के और क्या क्या गुण हो सकते हैं, फॉर्मिक एसिड का क्या क्या यूज है, और तो आपको बता दूं, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, फ से फॉर्मिक और फ से फॉर्चूनर। फ से फॉर्मिक, फ से क्या याद रखना है, फॉर्चूनर, फॉर्चूनर। कितने लोग जानते हैं, जब आप जाइएगा सब्जी लेने, तो सब्जी वाले जो होते हैं उनके पास बेहोश खीरा रहता है, बेहोश कद्दू रहता है, बेहोश भिंडी, बेहोश आलू, सब पड़ा रहता है, अधमरा रहता है। फिर वो क्या करते हैं, बार बार गुड मॉर्निंग करते रहते हैं, पानी लेते हैं, पानी छिड़ते रहते हैं बार बार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और फिर वो कहता है ओ माय गॉड, ठीक है। अब ऐसा आप समझ पा रहे हैं, वो क्या करते हैं, फल को ताजा करते हैं, क्या मार के, सॉरी, सब्जी को ताजा करते रहते हैं, क्या मार के, पानी का छींटा मार के। आपको बता दूं, उसी प्रकार से आपको बता दूं कि जब आपके पास फल हो, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में सेब बहुत ज्यादा होता है, जम्मू कश्मीर में काजू बहुत ज्यादा होता है, केरल में लौंग बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे जितने हैं लौंग को भी, या फिर जितने भी फल है, तो फल को ताजा रखने के लिए, फल को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे आपके पास फल की टोकरी ऐसे है और इसमें बहुत सारे फल है, उस फल को अगर आपको सुरक्षित रखना है तो फॉर्मिक एसिड का, जैसे गए कभी दाढ़ी बनवाने, शेविंग करवाने, तो शेविंग बनाते देखते हैं, पानी से ऐसे फच 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 4 बार मार के और आपको ताजा कर देता है, ओ माय गॉड, गुड मॉर्निंग करते हैं ना आप लोग। उसी प्रकार से फल जैसे पड़ा रहता है, जब उस पर आप फॉर्मिक एसिड का छींटा मारिएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग। कैसे, कौन, तो याद रखना है, फल को याद रखना, सुरक्षित रखने के लिए, फल को ताजा रखने के लिए किस चीज का स्प्रे मारा जाता है, तो आपको रखना, याद रखना चाहिए फॉर्मिक एसिड का। तो ये बातें कंप्लीट है। कभी कभी मान लीजिए कि आपको जनरली याद रखिए, घाव हो गया, घाव हो गया, उस घाव को साफ करना है, तो फॉर्मिक एसिड से साफ किया जाता है घाव को, फॉर्मिक एसिड से घाव को साफ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कीटनाशक में या रोगाणुनाशक में हम फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करते हैं। आपको बता दूं, चमड़ा, देखिए चमड़ा को गलाना है, जैसे यहाँ देखिए चमड़ा को गलाना, जैसे मान लीजिए कि गाय बैल वगैरह सब मर गया, इसका जो चमड़ा है, भेड़ का चमड़ा है, सब चमड़ा है, उस चमड़ा को गला के मान लीजिए और कुछ बनाना है, तो चमड़ा को गलाने के लिए फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो आपको यहीं से याद रखना, देखिए फ से याद रखना है, फ से सबसे पहले फल को सुरक्षित रखने फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करते हैं, फलों को सुरक्षित रखने में फलों को फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करते हैं। एक बात तो ये कंप्लीट है। दूसरी बात अगर आपसे पूछा जाए र से क्या,
तो रबर को अगर आप मतलब रबर को कोगुलेट करना हो, रबर का स्कंदन करना हो, तो रबर को स्कंदन करने में, जैसे मान लीजिए रबर है, रबर को आप ऐसे तोड़िएगा तो टूट टूट के अलग हो जाएगा। उस रबर को मजबूत करना, इलास्टिसिटी बढ़ाना है, स्कंदन करना है, तो उसे स्कंदन करने के लिए रबर में फॉर्मिक एसिड मिला देते हैं। तो रबर के स्कंदन करने में, रबर को क्या करने में, स्कंदित करने में। अच्छा, च से याद रखना चमड़ा उद्योग में, र से रोगाणुनाशक में। तो ये बात अगर आपको याद रहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करते हैं फलों को ताजा करने में, इस बात को याद रखना है। रबर चमड़ा उद्योग में रबर को स्कंदन करने में याद रख सकते हैं, रोगाणुनाशक भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये जो फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड है कहाँ कहाँ, तो फॉर्मिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सांप अगर डस लिया तो फॉर्मिक एसिड छोड़ा। इसके अलावा सांप में और बहुत प्रकार के रसायन होते हैं, मैं जब जनरली बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि सांप डसती है तो फिर उसका क्या क्या इलाज हो सकता है और कैसे कैसे प्रारंभिक उपचार क्या करना चाहिए। बस आप याद रखिए कि सांप के डंक में भी, सांप के जो प्रॉपर सांप जब काटे तो उसमें भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जितने भी आपको देख रहे हैं नेटल पर बिछुआ पत्ता होता है, जैसे आप ऐसे छूते हैं तो नेटल के डंक याद रखने, इसमें कांटा होता है, वही कांटा में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, वही फॉर्मिक एसिड आपके बॉडी में जाती है, फिर वो पीड़ा उत्पन्न कर देती है। अब सवाल है कि क्या फॉर्मिक एसिड पीड़ा उत्पन्न करती है, तो याद रखना फॉर्मिक एसिड कभी भी पीड़ा उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये जो आपको फॉर्मिक एसिड दिख रहा है, यह फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में जाके और बना देती है लैक्टिक एसिड। क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड। और यह लैक्टिक एसिड का आदत है एक जगह जमा हो जाना, और एक जगह जब जमा हो जाएगा तो ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाएगा तो इसीलिए दर्द होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे मांसपेशी में दर्द कब हो जाता है, जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, या फिर कुछ खिलाड़ी या फिर जिम करने वाले जब लगातार एक्सरसाइज करते हैं, जब कोई मजदूर लगातार काम करता है, जब कोई व्यक्ति लगातार कसरत करता है, जब कोई खिलाड़ी लगातार खेलता है, तो उसके मांसपेशी में थकावट होता है, मांसपेशी दर्द करने लगता है। जो जनरली कई लोग का पैर टटाने लगता होगा, पैर टटाने का मतलब पैर दर्द करने लगता होगा। तो पैर दर्द करना मतलब टटाना, पैर जब टटाने लगता है जनरली, तो पैर टटाने लगता है तो किसके कारण, तो याद रखें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता होगा। लैक्टिक एसिड कब जमा हो जाता है, जब आपके शरीर कमजोर है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो आपके अंदर जो फॉर्मिक एसिड है वो, या फिर लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है, अब अवायवीय शोषण होता है, उसमें भी लैक्टिक एसिड का हमारे शरीर में निर्माण होता है। तो ऐसी परिस्थिति में लैक्टिक एसिड दर्द देती है, और इसको दूर करने के लिए जनरली हमें एंटासिड लेना चाहिए। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर है बातें। तो ये हमारा क्या मामला हो गया पूरा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाती है, तो बात कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम लोग हटा के इसमें दो बातें और देखते हैं। आप देख लिए नेटल के डंक में फॉर्मिक एसिड, आपको बता दूं जो मैंने यहाँ बनाया था ततैया, और याद रखना डॉग का पौधा, डॉग, ये क्या है, डॉग। क्वेश्चन अगर पूछे जाए कि ततैया में, जब ततैया काटे तो क्या ततैया में फॉर्मिक एसिड के कारण दर्द होता है, आपको याद रखना है ततैया में फॉर्मिक एसिड जरूर होता है, लेकिन जब वो काटती है तो फॉर्मिक एसिड के कारण नहीं। ततैया में याद रखना है बेस पाया जाता है, ततैया में क्या पाया जाता है, बेस, और डॉग में भी क्या पाया जाता है, बेस। तो इत्तेफाक से कभी ऐसा हो, बहुत ध्यान से समझें इस बात को, इत्तेफाक से कभी ऐसा हो कि अगर मान लीजिए कि चींटी आपको काट लिया और उसी जगह पे अगर ततैया डंक मार दे, तो चींटी में फॉर्मिक एसिड और ततैया में बेस, तो आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अम्ल जो ततैया में बेस है, जो इसका बेस है क्षार, वो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देती है। डॉग कभी कभी क्या होता है कि नेटल के डंक के पास ही डॉग का पौधा उगता है, हमेशा याद रखना है कि प्लस के पास ही माइनस जाता है, अम्ल के पास ही क्षार जाएगा। ठीक है, तो होता है क्या कि नेटल के डंक को ऐसे छुए और नेटल का डंक लग गया और आपको दर्द होने लगा। तो अगर उसके पास ओल का पौधा, कभी कभी ओल का पौधा है, या फिर जनरली याद रखें तो ओल का पौधा लगाइए, उसको रगड़ लीजिए तो ठीक हो जाता है। इस बात को याद रखना, ये बात आप समझ पा रहे हैं, इस बात को याद रखना। कई बार क्या होता है गांव में, जब आपको नेटल का डंक चुभ गया ऐसे, या फिर कोई बिढ़नी वगैरह काट लिया, फिर बिच्छू काट लिया जनरली, या फिर बिच्छू तो ज्यादा दर्द करता है, और आपको चींटी काट लिया, तो कई लोग लोहा लेके लोहा रगड़ लेते हैं। सही बात है, क्यों रगड़ते हैं ऐसा, क्योंकि लोहा के जो ऑक्साइड होते हैं, लोहा के ऑक्साइड याद रखना आपको, धातु के ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं तो क्षार अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। याद रखना बात बहुत इंपॉर्टेंट है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। इस बात का आपको याद रखना है। इतना कंप्लीट है, हम लोग इतना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे क्या देख लेते हैं, देख लीजिए आपके सामने क्या है टमाटर, आपके सामने क्या है पालक, और अगर आप सवाल पूछे कि टमाटर पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उस अम्ल का नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए ऑक्जेलिक अम्ल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, या फिर पालक में, तो पालक में स्पेनिश में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और आपको बता दूं ऑक्जेलिक अम्ल जो है
ऑक्जेलिक अम्ल का कहाँ कहाँ यूज है तो आपको बता दो। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल में बहुत खास गुण है कैल्शियम को। देखिए दो बातें, एक मैं यहाँ जनरली से लिखता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा। इस बात को याद रखना है जो बात अभी पढ़ा रहा हूँ। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल से क्या क्या सवाल आ सकते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। तो आपको याद रखना है कि ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में खास बातें कि ऑक्जेलिक अम्ल दो प्रकार के पदार्थ, एक स्याही यानी कार्बन ब्लैक, स्याही किसे कहते हैं? कार्बन ब्लैक स्याही कहते हैं, कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक, और कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, एकदम उसे अवशोषित कर लेता है। अब सोचिए जब स्याही को अवशोषित कर लेगा तो फोटो बढ़िया बना पाएगा, इसीलिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में। बहुत ध्यान रखना इस बात को, मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ। ये सवाल आपको याद ही रखना, ये सवाल आएगा ही आएगा। याद कर लीजिए फोटोग्राफी मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, जैसे कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, फोटोग्राफी मतलब ऑक्जेलिक अम्ल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। इसको 25 बार रट जाइए, ये सवाल आएगा एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हालांकि बहुत कम बातों पर बहुत प्रेशर करता हूँ कि इसको याद कर लीजिए, इसे आप याद कर लीजिए, सवाल आएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जब कैल्शियम को अवशोषित कर लेता है, इस बात को समझिए। तो कैल्शियम को अवशोषित, और एक बात और देख लीजिए, जब स्याही को अवशोषित कर लेता है तो अगर आपके ड्रेस, जैसे मान लीजिए आपका शर्ट है और शर्ट पर कहीं लग गया जंग, क्या लग गया? जंग लग गया। तो शर्ट पर अगर जंग लग गया या फिर शर्ट पर कभी स्याही गिर गया, स्याही गिर गया, क्या गिर गया? स्याही है, स्याही। तो अगर आप ऑक्जेलिक अम्ल से साफ करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल से साफ करते हैं तो साफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वस्त्र पर लगे जंग या स्याही के निशान को साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ, इस बात को याद रखना है कि कपड़ा पर लगे जंग और स्याही के निशान को साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। और याद रखना कैल्शियम को अवशोषित कर लेते हैं। तो सोचिए अगर मान लीजिए ऑक्जेलिक अम्ल हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाए, तो ऑक्जेलिक अम्ल ज्यादा हो तो ऑक्जेलिक अम्ल क्या करेगा? कैल्शियम को अवशोषित करेगा और बन जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और कैल्शियम ऑक्जेलेट है, यही हमारे बॉडी किडनी में स्टोन बन जाती है। क्या बन जाती है? स्टोन। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या एक प्रकार का स्टोन है, अब आपको बड़ी ध्यान रखना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान क्या रखना है कि अगर एक कैल्शियम ऑक्जेलेट किसमें? बियर में घुलनशील होता है, बियर में घुलनशील होता है। इसलिए जब बियर पीते हैं तो यह जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है बियर में घुल जाते हैं और घुल के धीरे धीरे हमारे बॉडी से बाहर निकलने लगती है। इसलिए कहते हैं कि किडनी के पत्थर को ठीक करने के लिए बियर का सेवन करना चाहिए। हालांकि दवा लीजिए आप, ज्यादा बेहतर होगा। एक बात और बता दो, कैल्शियम को जब आप अवशोषित करते हैं आपको पता होना चाहिए कि ब्लड किसकी उपस्थिति में जमती है? कैल्शियम की उपस्थिति में। तो जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक उसमें मान लीजिए कि ब्लड जमा हुआ, ऐसे ब्लड है जमा हुआ, ब्लड है से जमा नहीं, ब्लड है। इस ब्लड को अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड न जमे, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड न जमे, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हेपेरिन का प्रयोग करते हैं। हेपेरिन होता है हमारे बॉडी में, वही ब्लड को जमने से रोकती है। लेकिन अगर ब्लड बैंक में ब्लड जमा है तो यह ब्लड जम ना जाए, थक्का ना जम जाए, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड डाला जाता है। क्या डाला जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। जब ऑक्जेलिक एसिड डाल देंगे तो ब्लड नहीं जमेगा। तो याद रखना है ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए, ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ये बात हमारा हो गया कंप्लीट। कहाँ पाया जाता है? टमाटर में और पालक में। जब आप मान लीजिए आपके शर्ट में स्याही गिर गया, शर्ट पे स्याही गिर गया, तो इसे साफ करना तो टमाटर से रगड़ लीजिए, स्याही धुल जाएगा। चलिए तुम्हारा इतना पार्ट कंप्लीट है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं केला, अंगूर, कच्चा आम और इमली। ये सभी में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केला में, कच्चा आम में, अंगूर में या इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आपको बता दो टार्टरिक अम्ल को अगर ध्यान से अगर देखने के प्रयास करें तो आपको बता दो एक बात है, समझिए इस बात को। जैसे आप जानते हैं बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा याद रखिए क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। इसलिए क्षारीय प्रकृति है तो इसका पीएच वैल्यू कितना? 7 से ज्यादा होता है। कैसे होता है क्षारीय प्रकृति का? बेकिंग सोडा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो बेकिंग सोडा में क्या करते हैं? क्षारीय प्रकृति का, तो इसके क्षारीय प्रकृति को, इसके पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो इसके क्षारीय प्रकृति को कम करने के लिए, मतलब पीएच वैल्यू 7 से थोड़ा कम करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? अम्ल मिला देते हैं। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं। तो बेकिंग सोडा में अगर टार्टरिक अम्ल मिल जाए तो इसे ही कहा जाता है बेकिंग पाउडर।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टार्टरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। तो ये बात हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद होना चाहिए। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा अंगूर में टार्टरिक अम्ल, केला में टार्टरिक अम्ल, कच्चा में टार्टरिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल। नींबू में और संतरा में, नींबू और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इस बात को याद रखना, क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ये बात आपको याद रखना, डायरेक्ट सवाल आएगा सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, नींबू में, संतरा में। अब ये देखिए सेब और चाय पत्ती, इसमें पाए जाते हैं मौलिक अम्ल, या इसे कहते हैं मैलिक अम्ल। और यही मैलिक अम्ल जब हम सेब काटते हैं तो जो मैलिक अम्ल है यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भूरा रंग का बन जाता है, तो इसलिए सेब काटने के बाद सेब जो कटा हुआ भाग है भूरा रंग का हो जाता है। तो सेब में क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल, और चाय पत्ती में क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल। अच्छा गेहूं में याद रखना है गुलेटिक अम्ल या मेलिक अम्ल। गुलेटिक अम्ल याद रखिए, गेहूं में क्या पाया जाता है, गुलेटिक अम्ल, गुलेटिक अम्ल। इस बात को याद रखना, गुलेटिक अम्ल। आपसे पूछा जाएगा अगर दही में और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड आपको पता है कि लैक्टिक एसिड क्या हमारे मांसपेशी में जम जाता है, अब अवयव शोषण होता है, दर्द होने लगता है। इसलिए आप पाएंगे कि जब आप दही वगैरह खाते हैं तो आपको नींद आने लगेगा। इस बात को याद रखना, एसिड है। क्योंकि आपको याद रखना कि क्या है, बटर। अगर आपसे पूछे मक्खन में, अगर मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में क्या पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल। तो इस बात को ध्यान रखना कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इतना बात आपको याद रखना। एक बात दो बातें और बता दूं आपको, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सैलून आप देखें, सैलून हमारे तरफ सैलून है, जिसे कहते हैं रामसुद्दीन हेयर कटिंग सैलून, ऐसे होता है एक सैलून। तो मान लीजिए सैलून है, तो सैलून देखिए कांच, तो कांच पे जिस अम्ल पे लिखा जाए, तो आपको बता दो कि कांच जो है, कांच अम्ल में, कांच जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील होता है, इसलिए कांच पर लिखने के लिए हम हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए तो हमारा अम्ल का स्रोत समाप्त हो गया। और बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, H2SO4 का। ये सारी बातें हम अगले क्लास में करेंगे। तो हमारा अम्ल के जो स्रोत थे वो पार्ट खत्म हो गया, समाप्त हो गया। एक बात और याद रखना, आंवला, अगर आप पूछा जाए कि आंवला में कौन सा अम्ल होता है, तो आंवला में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला में कौन सा अम्ल होता है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखना है कौन सा, विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इतना बात अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो एग्जाम के सारा सवाल को बना सकते हैं। एक बात मेरे ध्यान में आ रहा है अब, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया है, जैसे देखिए हर जगह घास है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि घास में कौन सा अम्ल होता है, तो घास में होता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। और इस बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं दवा बनाने में। और सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए भोज वगैरह हो गया, भंडारा हो गया, और बहुत सारा खाद्य सामग्री, अगर आपको डर लगता है कि खराब हो जाएगा, तो उसमें आप बेंजोइक अम्ल मिला दीजिए। और बेंजोइक अम्ल मिला दीजिए तो वह खाना सुरक्षित रहेगा। तो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए हम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। लेकिन बेंजोइक अम्ल जनरली हमें समानता नहीं मिलता है, इसीलिए बेंजोइक अम्ल का एक व्युत्पन्न है जिसे कहते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजेनोएट। तो सोडियम बेंजेनोएट का प्रयोग हम खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में कर सकते हैं, सोडियम बेंजेनोएट, याद रखना है। चलिए तो हमारा जो आयाम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगले आयाम में हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे अम्ल के बारे में विभिन्न बातें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।